नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। वैश्वीकरण सभी प्रकार की गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति सरकार के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि को देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। विराम। अब ये संगठन सभी देशों के लिए नियम बनाते हैं, जिसे सभी सरकारों को अपने देश में लागू करने होते हैं। विराम। इसके साथ ही भूमंडलीकरण सरकारों को निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कई विधायी कानूनों और संविधान में संशोधन को विवश भी करता है। विराम। यानी वैश्वीकरण के इस रूप से देश की संप्रभुता को गंभीर आघात पहुंचता है। विराम। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता पर जोर देते हुए देश विशेष की सांस्कृतिक पहचान पर भी हमला करता है। विराम। आज भारत जैसे देश की भाषा में अंग्रेजी का जोर और इंग्लिश का चलन तथा जींस पैंट और पिज्जा बर्गर का बढ़ता प्रचलन वैश्वीकरण के प्रभाव को ही निरूपित करता है। विराम। इन सब कारणों से लगता है जैसे वैश्वीकरण राष्ट्र की अवधारणा को कमजोर करने को आतुर है। विराम। भला किसी देश की संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता, रहन सहन, खान पान तथा भाषा और संस्कृति में दखल अंदाजी करने वाले वैश्वीकरण को अच्छा कैसे कहा जा सकता है? प्रश्नवाचक। ऐसी परिस्थिति में वैश्वीकरण नकारात्मक मालूम पड़ता है। विराम। जिस देश की मिट्टी में हम पले बढ़े, जिस आचार विचार व्यवहार संस्कार को सीखकर हमने आगे बढ़ना सीखा, जिस सांस्कृतिक विरासत को हमारे पुरखों ने मेहनत से सजाया संवारा और हमें भेंट किया, तथा जिस आजादी को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम पर है, उसे क्या वैश्वीकरण की आड़ में बर्बाद होने दिया जा सकता है? प्रश्नवाचक। जिस तरह से अपनी माँ से बच्चों का लगाव होता है, वैसे ही अपने देश से सजग नागरिक का भी जुड़ाव होता है। यही राष्ट्रवाद का उत्स है। विराम। पैरा। आधुनिक लोकतंत्र की तरह राष्ट्रवाद भी यूरोप की ही देन है। विराम। राष्ट्र सिर्फ समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। विराम। दरअसल एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। विराम। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। विराम। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा एक जन समूह होने की जरूरी शर्त है। विराम। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। विराम। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह जरूरत भी है। विराम। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होगा तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। विराम। इस अर्थ में राष्ट्रवाद अपने उच्चतम सकारात्मक लक्ष्यों के रूप में प्रदर्शित होता है। विराम। यही राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्र राज्यों का आधार बना और आज पूरी दुनिया में राष्ट्र सहित
राज्य शायद कोई नहीं है। विराम पैरा। अपनी मातृभूमि से अतिशय प्रेम लगाव का भाव सामान्य मानवों का चरित्र होता है। विराम। दुनिया भर में इसके चमत्कारिक प्रभाव हुए, सकारात्मक और नकारात्मक भी। विराम। अपने सकारात्मक प्रभाव में इसने आबादियों को समान रूप, रंग, भाषा और संस्कृति के आधार पर संगठित किया और उनकी मुक्ति का माध्यम बना। विराम। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ विभिन्न देशों में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वह इसी राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप था। विराम। किंतु अपने नकारात्मक प्रभाव में इसने एक राष्ट्रीयता को दूसरी राष्ट्रीयता के साथ घोर घृणा, भीषण प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष में उतार दिया। विराम। अपने पूरे उफान पर जब राष्ट्रवाद अपने आप में उच्चतम मूल्य बन जाता है, तब इसके आगे मानवीय मूल्य भी गौण हो जाते हैं और मानवता के तिरोहित हो जाने का खतरा व्याप्त हो जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों को देखा जा सकता है। विराम। राष्ट्र का विचार मानव द्वारा आविष्कृत बेहोशी की सबसे शक्तिशाली दवा है। विराम। इसके धुएं के असर से पूरा देश नैतिक विकृति के प्रति बिना सचेत हुए स्वार्थ सिद्धि के सांघातिक कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से लागू कर सकता है। विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद भी हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि बहुत अर्थों में यह भी मानवता को मर्दित करता है। विराम। तो क्या वैश्वीकरण की अवधारणा को राष्ट्रीयता पर वरीयता दी जा सकती है? प्रश्नवाचक पैरा। दरअसल ये दोनों अवधारणाएं अपने अतिवादी छोर पर जाकर एक दूसरे के बजाय मानवता की दुश्मन ज्यादा बन जाती है। विराम। इसलिए भावुकतापूर्ण राष्ट्रवाद और निर्दयतापूर्ण वैश्वीकरण दोनों भ्रामक है। विराम। अक्सर वैश्वीकरण का विरोध स्वदेशी की रक्षा और विदेशी के विरोध के रूप में किया जाता है। विराम। इस बात से क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो भी स्वदेशी है वो अच्छा है? स्वदेशी पूंजी, स्वदेशी संस्कृति आदि। प्रश्नवाचक। स्वदेशी के आधार पर वैश्वीकरण यदि प्रवाह और खुलेपन का आग्रह रखता है, तो देशों के बीच का सांस्कृतिक आदान प्रदान जरूर होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि संस्कृति सरस सलीला होती है। विराम। जैसे ही इसकी धारा को रोका गया तो इसमें सड़ांध आ जाती है। विराम। इसलिए संस्कृति की खूबसूरती हर बार उसकी विविधता में ही है, एक रूपता में नहीं। विराम। संस्कृति एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा संवाद करती है। विराम। इसलिए वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। विराम। इसे सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। विराम। अतः स्वदेशी और संस्कृति के नाम पर विकास के विरोध के बजाय उसके समायोजन पर बल होना चाहिए। विराम। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जब भी राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और संस्कृति को आघात पहुंचता है, तो राष्ट्रवाद का स्वतः स्फूर्त जागरण होता है। विराम। यदि वैश्वीकरण का जोर शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन, विचारधाराओं का अंत, इतिहास का अंत तथा एक ध्रुवीय विश्व जैसी संकल्पनाओं से खाद पानी ग्रहण कर विश्व को समतल बनाने का हो, तब वैश्वीकरण के खिलाफ विभिन्न राष्ट्रीयताओं
का उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी विराम। किंतु यदि वैश्वीकरण राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देकर नागरिकों के उत्थान हेतु बल प्रदान करता है, पूंजी प्रवाह बढ़ाता है तथा विकास को बढ़ावा देता है, तो निश्चित रूप से राज्यों की सीमाओं और कानूनों के शिथिल पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता विराम। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण की आड़ में पश्चिमीकरण का विचार हो, पूर्ण विराम।